हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारी नेपाल सीरीज चल रही है और हम नेपाल में इस बार मुस्तांग कर रहे हैं। तो ये जो मुस्तांग की दूरी है पोखरा से करीब 200 किलोमीटर है और ये 200 किलोमीटर जो रास्ता है वो पूरा एडवेंचर से भरा है। और जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारी गाड़ी चढ़ नहीं रही है और उसे धक्का देना पड़ रहा है। तो रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और छोटे पहिए की जो गाड़ी है उसके लिए चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पिछले ब्लॉग में हमने आपको रूपसे वाटरफॉल दिखाया था जो कि रास्ते में पड़ता है। बेनी से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर रूपसे वाटरफॉल है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है वाटरफॉल और एकदम से रोड पे ही है, रास्ते में पड़ता है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ही हमने वाटरफॉल क्रॉस किया था तो बारिश होने लगी थी और रास्ता बहुत ज़्यादा स्किड होने लगा था और धीरे धीरे हिम्मत छोटी हो रही थी कि गाड़ी आगे जा पाएगी कि नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा था। क्योंकि गाड़ी छोटी होने की वजह से और चढ़ाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और बीच बीच में गड्ढे मिल रहे थे जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा था। तो पानी भरे होने के कारण से गड्ढे का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था और हमें गाड़ी रोकना पड़ रहा था। और जैसे ही हमें जगह मिलती तो हम आगे निकलते। जैसे यहाँ देखिए एक चढ़ाई थी तो गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी तो हमने अपने दोस्तों को नीचे उतारा और एक स्पीड में हमने गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश की। और सबसे ज़्यादा डर था कि पत्थर कहीं टायर में लगे या फिर चैम्बर में लगे तो टायर फट भी सकता है। यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और पत्थरों को उठा करके उससे बैरिकेड बनाया जा रहा है ताकि रोड लैंडस्लाइड में बहे नहीं। यहाँ सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है पूरे एरिया का। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड बेनी से ले करके मुक्तिनाथ के जो रास्ते हैं उसी पर होती है और आपको कहीं भी पक्का रास्ता देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो राइड है हम एक ही दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। हम सुबह 11 बजे निकले थे पोखरा से और करीब 12 बजे कुसमा पहुँचे हैं। 12 बजे कुसमा पहुँचने के बाद हमने कुसमा ग्याधी ब्रिज देखा था। ग्याधी ब्रिज देखने के बाद फिर हम वहाँ से आगे निकले हैं और बेनी पहुँचे हैं 3 बजे करीब। और बेनी से फिर हम लोग रूपसे वाटरफॉल के लिए निकले थे और रूपसे वाटरफॉल से अब हम लोग जा रहे हैं आगे मुस्तांग मुक्तिनाथ की ओर। और रास्ता देखिए और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रास्ता है। ये रास्ता उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जिनको अपनी लाइफ में एडवेंचर और थ्रिल चाहिए। अब आप सामने देखिए, ये रास्ता आज तक मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था रियल लाइफ में। और ये जो रास्ता है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और ख़तरनाक है। अल्टीमेट नज़ारे हैं और गाड़ी देखिए, हमको आगे का जो व्यू है वो बिल्कुल दिख नहीं था। रोड बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था कि आगे में गाड़ी कैसे ले जाना है। और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो गाड़ी सीधे हज़ारों फीट नीचे खाई में जा सकती है। और रास्ता देखिए, एक पतला सा रास्ता है जिससे हमें गाड़ी को पार करना है और ये ऐसा ही रास्ता हमें आगे देखने को मिलेगा। तो अगर आप नेपाल में मुस्तांग करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्तांग मुक्तिनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको किन किन समस्याओं को देखना पड़ेगा। और अगर आपकी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है तभी इन रास्तों पर आए, अन्यथा की स्थिति में आप बिल्कुल भी अपनी गाड़ी को लेकर के बिल्कुल मत आइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और स्पेयर व्हील आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, हवा भरने की पाइप आपके पास होनी चाहिए और पंचर किट भी होनी चाहिए, क्योंकि इन सुनसान रास्तों पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी देखने को नहीं मिलेगी। तो खाने पीने का जो सामान है वो भी अपने साथ रखें और गाड़ी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और गाड़ी की टैंक जो है वो आप बेनी में ही फुल करा लीजिए। हो सके तो 1 आध गैलन पेट्रोल या डीजल आप अपने गाड़ी में कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बीचों बीच में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है। और दुआ करिए भगवान से कि आपको बारिश का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर बारिश होती है तो रास्ते बहुत ज़्यादा स्किड होने लगते हैं और जलभराव की स्थिति हो जाती है। तो गाड़ी का जो टायर है वो स्किड होता है क्योंकि ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं मिलता गाड़ी को। तो यहाँ तक तो हम आए थे और हमने आपको बताना भूल गए कि जो है जब हम रूपसे वाटरफॉल को क्रॉस किए थे तो हमें नहीं लगा कि अब हम अपनी गाड़ी को लेकर आगे जा सकते हैं। तो हमने यहीं से अपना मन बना लिया कि हम वापस जाएंगे और मुक्तिनाथ का जो रास्ता है आगे तय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो हम लोगों ने एक जगह स्टे लिया हुआ था बारिश होने के कारण। तो वहाँ पे हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि
अब आगे और भी रास्ता थोड़ा कठिन है और करीब 50 किलोमीटर जाने के बाद ही आपको अच्छा रास्ता मिलेगा, जो कि पक्का रास्ता बनाया गया है। तो वहाँ जब हम रुके थे तो फिर कुछ लोग हमको मिले जो कि इंडिया के ही थे, दोस्त ही समझ लीजिए, और वो गोंडा से थे। तो हमारी लैंग्वेज से उन्होंने हमें पहचान लिया कि हम भी इंडिया से ही हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी भी गाड़ी आ रही है अल्टो, और वो लोग बाइक से भी थे। तो लगभग 8 लोग का ग्रुप था उनका, और उनके बल से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। तो थोड़ा सा एक एहसास हुआ कि हाँ, हमारे साथ कोई है हेल्प करने के लिए। तो जो सामने आगे आपको अल्टो जा रही है, उसका भी ड्राइवर जो था बहुत ज़बरदस्त राइडर था। उसने भी कहा था कि हम इसको पहुंचाएंगे। तो हमने कहा जब अल्टो जाएगी तो अपनी भी धन्नो ज़रूर मुक्तिनाथ पहुंचेगी। तो इसी के साथ वो गाड़ी आगे आगे और उसके पीछे हम। और देखिए रोड पे जो बारिश का पानी है अभी भी फैला है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड हो रही थी, क्योंकि हम ज़्यादा पावर भी नहीं दे पा रहे थे गाड़ी को। अगर कम पावर देंगे तो गाड़ी चढ़ेगी नहीं, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही थी हमें। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास 8 लोगों का ग्रुप हो गया, 8 लोग वो बंदे थे और 4 लोग हम, तो टोटल हमारे पास 12 लोग थे। और अब जो राइड होगी वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये राइड हम लोगों ने एक ही दिन में कंप्लीट की है, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं था कि हम एक ही दिन में मुक्तिनाथ पहुंच पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे रास्ता बीत रहा था वैसे वैसे समय भी बीत रहा था। और जहां पे गूगल मैप दिखा रहा था कि हम 7 बजे मुक्तिनाथ पहुंचेंगे, और रास्ते की कंडीशन और स्लो स्पीड होने की वजह से गूगल मैप का भी जो समय है वो बढ़ता जा रहा था, और वो समय करीब 9 बजे दिखाने लगा कि हम 9 बजे मुक्तिनाथ पहुंचेंगे। और रास्ता आप सोचिए कि दिन में इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, तो रात में यहाँ गाड़ी चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हमारे पास ग्रुप था, तो हमने सोचा कि चलो ये रास्ते जितनी ज़्यादा हम क्रॉस कर लेंगे हमें उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और बीच में जो बारिश हो गई थी उससे ज़्यादा हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आया। और रास्ते देखिए आपको पूरे रास्ते ऐसे ही मिलेंगे। यहाँ से अभी करीब 70 किलोमीटर है, और 70 किलोमीटर का जो रास्ता है अभी ऐसे ही हमको देखने को मिलेगा। तो मज़ा बहुत आ रहा था। तो ये व्यू है, आप पूरा एंजॉय करिए। अगर आप अपनी गाड़ी से बाइक से आ रहे हैं तो देखते जाइए कि कितना ज़्यादा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। अभी देखिए शाम का समय धीरे धीरे हो रहा है, तो गाड़ियाँ जो उधर से आ रही हैं उन्होंने लाइटिंग जला दी है। और ये जो सामने बाइकर्स मिल रहे हैं दोनों, ये हमारे साथी हैं जो हमें मिले थे। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की है। कई जगह गाड़ी स्टक हो गई थी, तो इन्होंने उधर धक्का दे करके चढ़ाया है। तो बहुत ज़्यादा हेल्प इन लोगों से मिली है। तो जब भी आप जाइए तो ग्रुप में जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नेपाल का कोई भी बंदा ये नहीं बोला कि छोटी गाड़ियाँ अल्टो हो या फिर टिगोर हो या फिर डिज़ायर हो ये मुक्तिनाथ जाएगी। क्योंकि आप सामने से देख रहे होंगे कोई भी छोटी गाड़ियाँ उधर से आती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये जो बाइकर्स हैं ये हमारे साथी हैं। तो अब यहाँ से हमारा जो ग्रुप है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। 4 लोग हमारी गाड़ी में थे और करीब 8 लोग ये बंदे थे। तो बहुत ज़्यादा अब मज़ा आता है गाड़ी चलाने में और पूरा एडवेंचरस एंजॉय करने में। तो आप भी वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। देखिए सामने से इको स्पोर्ट आ रही है, तो जितनी भी गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं वो बड़ी गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ी कोई भी नहीं है। पीछे उसके टाटा नेक्सॉन है। तो ऐसे ही यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हमें मिलेंगी वो सब बड़ी और पावरफुल गाड़ियाँ मिलेंगी। तो इस रास्ता ये जो बना हुआ है रास्ता, इस रास्ते के लिए ये देखिए सामने जो गाड़ी है वो भी ब्रीजा है। तो जितनी भी गाड़ियाँ वो एसयूवी हैं जो कि फुल पावर वाली गाड़ियाँ हैं और बड़े टायर वाली गाड़ियाँ हैं। तो हमें जब भी इस रास्ते पे आना हो तो बड़े टायर वाली गाड़ियाँ ही लेकर के आना है जो कि पावरफुल हो और उन्हें चढ़ाने में ज़रा दिक्कत ना हो। तो देखिए कैसे कैसे हम लोग इस तक हुए थे। कई जगह गाड़ियाँ फंसी थी और यहाँ भी गाड़ी फंसी थी, तो धक्का दे करके उसे आगे बढ़ाया गया है। तो ये है नज़ारा। अगर आप आ रहे हैं मुक्तिनाथ मुक्तेश्वर के दर्शन करने के लिए तो देखिए ऐसे ऐसे आपको एडवेंचरस देखने को मिलेंगे, लेकिन मज़ा भाई बहुत ज़बरदस्त आएगा। लाइफ का सबसे ज़्यादा बड़ा एडवेंचर जो है वो मुक्तिनाथ राइड का ही है। जैसे लद्दाख आप जाते हैं इंडिया में, तो लद्दाख का जो रास्ता है कहीं कहीं वाटर क्रॉसिंग है और कहीं कहीं लैंडस्लाइड में रास्ते बह गए हैं। तो वैसे ही रास्ते आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे और बारिश की वजह से काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी। फ़िलहाल हम अपनी गाड़ी को ले करके मुक्तिनाथ जा रहे हैं
और वहाँ पहुँचाएंगे। अभी तक तो सही सलामत है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई है। इन रास्तों पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है पत्थर गिरने की, क्योंकि पहाड़ी से पत्थर कभी भी खिसक सकते हैं, क्योंकि कच्ची पहाड़ियाँ हैं ये, और पहाड़ियों पर जैसे ही बारिश होती है तो लैंडस्लाइड होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए शाम हो चुकी है और हमने भी अपनी हेडलाइट गाड़ी की जला दी है, और सामने एक गांव आने वाला है शायद, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ थोड़ी रोड चौड़ी हो गई है, और अभी देखिए और इन्जॉय करिए इन रास्तों को। और शायद यहाँ पे चेक पॉइंट है, तो चेक अगर पॉइंट होगा तो हमें रुकना पड़ेगा और अपना भंसाल और अपने परमिट और पासेस को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा और यहीं से आपको वापस कर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का, और इन्जॉय करते रहिए। नेपाल से और इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो कि मुक्तिनाथ जी के दर्शन का सपना ले करके आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बाइकर्स हैं, बहुत से ऐसे ब्लॉगर हैं जिनका साथ कभी कभी मौसम नहीं देता है। कभी कभी स्नोफॉल वाले समय में आते हैं तो रोड स्टक हो जाती है स्नो से, और जम जाती है रोड पूरी तरीके से। और अगर कभी बारिश के मौसम में, मई जून के मौसम में आते हैं तो बारिश की वजह से रोड ख़राब हो जाती है या फिर लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उन्हें वापस आना पड़ता है। तो बहुत ऐसे ज़्यादा लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो किस्मत जिनकी अच्छी होती है और वो मुक्तिनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो हम लोग भी आशा लेकर के आए हैं कि मुक्तिनाथ जी के दर्शन करने के लिए हमें कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और हम लोग सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन मुक्तिनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंच जाएं। और यहाँ पर देखिए चेक पॉइंट है, जहाँ पे चेक पोस्ट पे हमें रोका गया है, और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, जो कि हमारे पर्सनल पास बने हैं वो, और दूसरा हमारा भंसाल। तो हमारे पास 8 लोग, ये जो हमको दोस्त मिले थे वो, और बाकी 4 लोग, कुल मिलाकर के 12 लोगों का हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक करवाया। ये है प्रहरी चेक पॉइंट। तो इसी तरह के आपको हर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर चेक पॉइंट मिलेंगे, और यहाँ पे ये नोट किया जाता है कि कौन सी गाड़ी है, कितने लोग हैं जो वहाँ गए हैं, आपका पर्सनल नंबर नोट किया जाता है, और अल्टरनेट नंबर भी नोट किया जाता है, गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है, जिससे ये पता लग सके कि कितने लोग यहाँ से मुक्तिनाथ जी के लिए गए हैं। और वहाँ से वापसी में भी आपको चेक पॉइंट पर रोक करके चेक किया जाएगा कितने लोग वहाँ से वापस आए हैं। तो हमने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंटेशन चेक करवा दिया था, उसके बाद हम लोग आगे की राइड पर निकल चुके हैं, जो कि हम लोग एक ही दिन में अब मुक्तिनाथ जी पहुंचने का सोच रहे हैं, क्योंकि रास्ता तो अभी भी ख़राब ही है और अभी हमें अच्छा रास्ता नहीं मिला है। तो यहाँ पर चेक पॉइंट पर पूछने पर पता चला कि आगे घैंकू गांव है जहां से रास्ता अच्छा मिलेगा, और वहां से पक्का रास्ता बनाया गया है जो कि हाईवे है, और वो मुक्तिनाथ तक जाता है। बीच बीच में कहीं कहीं ख़राब भी है रोड। तो चलिए देखते हैं कि अभी कितनी दूर चलने के बाद हमें वो रास्ता मिलता है, और फाइनली इस रास्ते से छुटकारा मिलता है। और रोड देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, बीच बीच में बैठी है, गड्ढे हैं, पत्थर हैं, मतलब एक तरह से एकदम ख़राब रोड है। और ये रास्ता हमें बेनी से ही मिला हुआ है और अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और धीरे धीरे शाम हो चली है। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा और भी समस्याएं हमें आ रही हैं गाड़ी चलाने में, क्योंकि इन रास्तों पर लोग दिन में आना नहीं चाहते हैं, और हम लोग अब रात में इन रास्तों पर गाड़ी चला रहे हैं। तो अब हमारे पास टीम है, इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है और मज़ा भी आ रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग रास्ते को पार कर रहे हैं, और अभी हम लोग ये सोचे हैं कि जोमसोम पहुँचेंगे और वहाँ स्टे करेंगे। फ़िलहाल देखिए कहाँ पर स्टे करते हैं। और धीरे धीरे शाम हो चुकी है और हम लोग घैंकू गाँव पहुँचेंगे, जहाँ से रास्ता हमें अच्छा मिलेगा। तो दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा, वहाँ का मौसम। देखिए मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है, और ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं, एकदम से अलग मौसम हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एहसास दे रही है, एक अलग सी वाइब है यहाँ की हवा जो है। तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर ये रास्ता है, और देखिए एकदम से नीचे ढलान है, और ढलान से ये रास्ता हमें ऊपर की ओर ले जाएगा। और शायद अब वो पल आने वाला है जब इस रास्ते से हमें छुटकारा मिलेगा। तो देखिए कितना ज़्यादा ख़राब रास्ता मिल रहा है अभी भी। और अभी तो ये वीडियो हमने थोड़ा सा फॉरवर्ड मोड में बनाया है,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी वीडियो, इसलिए हमने इसे थोड़ा फॉरवर्ड मोड में बना करके छोटा किया है। और देखिए इधर का जो रास्ता है एकदम से अभी जैसे लग रहा है कि मिट्टी रख करके बनाया गया है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है और मौसम भी करवट ले रहा है, हो सकता है कहीं फिर से बारिश ना हो जाए। और हम सोच रहे हैं कि बारिश तब हो जब हम लोग पक्की रोड पर पहुंच जाएं। और देखिए यहाँ भी जेसीबी है, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम है और चढ़ाई बहुत तेज़ी से है। और जो हमारे साथी थे वो पहले से यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने हमें यहाँ पर रोका। और यही वो जगह है जहाँ से फाइनली हमें पक्की सड़क देखने को मिली है। हिंदी में इसे कहकू गाँव और अंग्रेजी में इसे घैकू विलेज के नाम से जाना जाता है। तो इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी इस प्लेस पर पहुंचकर कि फाइनली हमें पक्की सड़क देखने को मिलेगी और हम थोड़ा आराम से चला पाएंगे गाड़ी। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। नज़ारा है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। आज का ट्रिप मेरे लिए आसान नहीं था, मेरी गाड़ी के लिए आसान नहीं था क्योंकि 4x4 नहीं है मेरी गाड़ी। फिर भी मैं यहाँ इस ऊंचाई पर लेकर के आया हूँ। शायद इंडिया में ऐसी कहीं रोड होगी, डेडली रोड है। दिस इज़ डेडली रोड, मतलब हद है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फेस के एक्सप्रेशन से आप समझ जा रहे होंगे क्योंकि मैं कभी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ऐसी ऐसी गाड़ी मैं जगह पे ले गया हूँ जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। फ़िलहाल ये ऐसी रोड है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास छोटी गाड़ियाँ हैं, 4x4 नहीं है, तो आप बिल्कुल भी यहाँ लेकर मत आइए, आपके पैर काँप जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था और वीडियो में उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल एनी कार, छोटी कार के लिए। और दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। इतना ज़्यादा एडवेंचर मतलब मैंने पूरी लाइफ में नहीं किया था। पूरी ज़िंदगी में इस तरह का मतलब हद थी आज। अब क्या बोलूँ इसके आगे। और ये रास्ता देख रहे होंगे कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। और यहाँ से हम लोग आए हैं ये, और ये पहाड़ों को देखिए, बादल नीचे आ गए हैं। इस तरह का यहाँ का मौसम है। और ये देखिए वाटरफॉल, सामने वाटरफॉल दिख रहा है, ये देखिए क्या गजब का नज़ारा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ से हमें पक्की सड़क मिल चुकी है और हम आगे रास्ता तय करने वाले हैं। तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, करीब 17-18 मिनट का हो गया है। तो अब आगे का रास्ता हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। और हमारी राइड कंटिन्यू जारी है और हमने अभी तक कोई स्टे नहीं लिया है। और अभी देखिए रात हो चुकी है, तो रात में इन पहाड़ियों पर गाड़ी चलाना कितना ज़्यादा खतरनाक होगा ये हम आपको आगे आने वाले ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आगे आने वाले ब्लॉग का आप इंतज़ार करिए, बहुत जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर नेपाल आ रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।